Okay, so guys, this is GCP training day 4. So चलो देखते हैं यार कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, राइट? सो सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्विक रिकैप करते हैं लास्ट टाइम का, राइट? तो क्विक रिकैप लेंगे डे 4 का, राइट? डे 3 का, सॉरी। देन उसके बाद सेकंड चीज, आज हम कुछ नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे, राइट? जैसे कि लास्ट टाइम हमने IIM की ये सब पढ़ा था, उसके बारे में देखेंगे। देन न्यू कंसेप्ट इज ओवर देयर, दैट इज फर्स्ट वन इज रीजन एंड जोन क्या होता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे, राइट, देयर आर स्पेसिफिक जोन्स एंड रीजंस आर ओवर देयर, वहां हमें वर्क करना होता है, राइट? तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली रीजन क्या होता है, जोन क्या होता है, राइट? जब तुम DR सेटअप कर रहे हो या फिर कई कई बैंक वैसे क्लाइंट हो गए, जैसे मिलिट्री क्लाइंट्स हो गए, तो उनकी कैसे कंस्ट्रेंट होती है कि हमें हमारे रिसोर्सेज सिर्फ इसी रीजन में चाहिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी तुम पॉलिसीज अप्लाई करते हो IIM की कि तुम्हारे जो भी रिसोर्सेज बनेंगे वो स्पेसिफिक इसी रीजन में बनेंगे। तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए रीजन एंड जोन क्या होता है, राइट? फिर उसके बाद थर्ड थिंग, हमने 5 फंडामेंटल पिलर पढ़े थे। किसी भी क्लाउड में जाओ तुम, राइट, 5 चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी ही चाहिए, लाइक कंप्यूट, नेटवर्किंग, राइट, स्पेशल सर्विसेज, मॉनिटरिंग, IAM, है ना? तो ये सारी चीजें थी। तो उसमें से जो फर्स्ट सर्विस था हमारा, दैट इज कंप्यूट, राइट? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूट ऑफरिंग को एक्सप्लोर करना कि व्हाट इज कंप्यूट ऑफरिंग्स। हमने बहुत सारे लिस्ट आउट करके देखे थे प्रीवियस सेशंस में कि कौन कौन से कंप्यूट ऑफरिंग अवेलेबल है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर। तो उसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर, राइट, सर्विस है, दैट इज कंप्यूट इंजन। क्या है? कंप्यूट इंजन। सो बेसिकली हम ये एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तुम सब जानते हो क्या है IAS सर्विस वगैरह, ये सारी चीजें। सो इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी कंसेप्ट आते हैं इससे रिलेटेड, कि इसमें जैसे सपोज इमेजेस आएंगे तुम्हारे, लाइक अभी मैं और अलावा की बात कर रहे थे रिलेटेड टू हार्डनिंग इमेजेस एंड ऑल, राइट? सो वो सारे इसी के अंदर आते हैं। इमेज आएगा वहां पे, राइट? स्नैपशॉट आता है, राइट? और कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं जैसे कि टेम्पलेट्स एक्शन में आएगा, मैं बताऊंगा ये बेसिकली क्या होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे MIG क्या होता है, राइट? उसके बाद पढ़ेंगे हम UMIG क्या होता है, ठीक है? इसके बाद कंप्यूटर इंजन में ये सारी चीजें पढ़ने के बाद देयर आर सम बेसिक फंडामेंटल concepts in cloud which is more related to these two things, MIG and UMIG. So तुम लोगों को पता है बेसिक डेफिनेशन जब हम पढ़े थे क्लाउड का, कि क्लाउड में हम जितने भी रिसोर्सेस हमें चाहिए हो हम अलोकेट कर सकते हैं, जब नहीं चाहिए हो उनको डी अलोकेट कर सकते हैं, राइट? इलास्टिसिटी ओवर देयर। सो उसी में एक कंसेप्ट आता है स्केलिंग, राइट? स्केलिंग मतलब अपने रिसोर्सेस को बढ़ाना। तो बेसिकली स्केलिंग होता क्या है, कौन कौन से टाइप के स्केलिंग प्रेजेंट होते हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं। उसमें 2 तुम पढ़ने वाले हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड सेकंड वन इज वर्टिकल स्केलिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो आज के लिए हम इतनी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिकैप। तुम लोग बताओगे क्या क्या पढ़े थे लास्ट टाइम एंड देन विल मूव अहेड, है ना? चलो बताओ कोई। प्रोजेक्ट आईडी पढ़ा था, प्रोजेक्ट नेम पढ़ा था, फिर रिसोर्स हायरार्की पढ़ा था, फिर IAM पढ़ा था। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले बताओ प्रोजेक्ट क्या होता है। सो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अगर मुझे कोई भी रिसोर्स बनाना है, राइट, मेरे को सबसे पहली एंटिटी क्या चाहिए? प्रोजेक्ट। इसके बिना मैं कोई रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, राइट? जितने भी रिसोर्सेस, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड स्टोरेज बकेट, जो भी चीजें मैं बनाता हूँ वो सारी चीजें किसके अंदर होती है? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होती है, राइट? ये मे भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है, या किसी का पर्सनल प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि मेरा, मैंने तुम्हें दिखाया था, करेक्ट? तो ये चीजें हैं। अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड 3 चीजें थी। प्रोजेक्ट नेम होता था एक, राइट? एक होता था प्रोजेक्ट ID, राइट? और लास्ट वन पढ़े थे हम लोग प्रोजेक्ट नंबर। ये चीजें कहां पर मिलती है ये भी मैंने तुम्हें बता रखा। क्यों सिग्निफिकेंस है? प्रोजेक्ट नेम तो तुम कुछ भी रखो, राइट? ग्लोबली यूनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी थी। प्रोजेक्ट ID बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, राइट? और तुम बाद में चेंज भी नहीं कर सकते, राइट? और लास्ट में प्रोजेक्ट नंबर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्यों पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट नंबर तुम्हारा क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, जब तुम आगे, अभी हम जब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे
तो जब दो रिसोर्सेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लाइक अगर मैं चाहता हूँ मेरा जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है, जब भी मैं वो वर्चुअल मशीन बनाऊं, तो गूगल के अंदर एक ऑफरिंग है KMS, राइट, की मैनेजमेंट सर्विस करके। तो उससे क्या होता है, जैसे हमारा फोन है सपोज, राइट, तो उस फोन को जब हम लॉक लगा के रखते हैं, तो वो सिर्फ हमारे फेस को देख के ही अनलॉक होता है, अदरवाइज नहीं होता, राइट। जब तक उसे हमारा फेस नहीं दिखाएंगे हम, वो अनलॉक नहीं होगा, राइट। इन द सेम मैनर, जब भी हम गूगल क्लाउड या फिर किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर कोई भी रिसोर्स बनाते हैं, है ना, तो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको सिक्योरिटी उनका मेन कंस्ट्रेंट रहता है, लाइक व्हाट वी कैन से कि प्रायोरिटी होती है उनके सिक्योरिटी। तो वो क्या चाहते हैं कि उनके जो भी रिसोर्सेज बन रहे हैं, उनका डेटा जो भी यूज हो रहा है या फिर हम यूज कर रहे हैं, राइट, वो सारे की सारा जो डेटा है ना, वो उनके खुद के की के थ्रू इनक्रिप्ट होना चाहिए, राइट। तो ऐसे टाइम पे हम लोग KMS यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें KMS यूज करना है, सपोज मेरा वर्चुअल मशीन में बनाना चाहता हूँ, उस टाइम पे मुझे KMS यूज करना है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर जितना भी इंटरनल API कॉल्स होता है कि मेरा वर्चुअल मशीन मेरे KMS की के साथ, KMS सर्विस के साथ इंटरेक्ट करे इंटरनली, तो वो इंटरेक्शन जो है वो सर्विस एजेंट सर्विस अकाउंट्स के थ्रू होता है। आई थिंक मैंने तुम्हें सर्विस अकाउंट्स बताया था, याद है किसी को, या मैं फॉरगेट कर गया हूँ तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो API कॉल्स उसी के थ्रू होते हैं, तो वहां पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट नंबर होता है वो एक सिग्निफिकेंट रोल लाइक प्ले करता है। ओके, तो इसलिए मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट नंबर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सेकंड चीज अब क्या पढ़े थे इसके बाद हम, रिसोर्स हायरार्की। चलो तुम लोग बताओ रिसोर्स हायरार्की में होता क्या है। आपने ऐसे भैया एग्जांपल दिया था कि एक रिलायंस कंपनी है। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे बताओ, उसके अंदर फोल्डर हो सकता है, राइट, फोल्डर, फिर प्रोजेक्ट, फोल्डर के अंदर क्या रहता है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। बाकी लोग प्रोजेक्ट ही के बोलो अंदर यार, रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं रिसोर्सेस। ओके, सो ये बेसिकली हायरार्की होता है जब भी हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर कोई अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम रिसोर्स हायरार्की सेटअप कर रहे होते हैं, तो इस पैनल के थ्रू चलते हैं कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लोड ये होगा, राइट। उसके अंदर फोल्डर्स हो सकते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर रिसोर्सेस होंगे। और इससे बेसिकली हेल्प क्या होती है, राइट। कई कई ऐसे पॉलिसीज होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि बैंक का क्लाइंट है ना। अब बैंक के क्लाइंट क्या चाहते हैं, तो उनका जो भी डेटा है या फिर जो भी रिसोर्सेस वो क्रिएट करने वाले हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में अलोकेट होना चाहिए, क्रिएट होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, हमें IAM पता है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ही एक पॉलिसी लगा दूंगा कि भाई तुम जो भी रिसोर्स बनाओगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बना सकते हो। तो नीचे की जो भी चीजें आ रही हैं, ये सारी चीजें है ना, इनके लिए ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, और हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कोई भी रिसोर्स क्रिएट करने के लिए कि वो रिसोर्स हम पर्टिकुलर रीजन में ही बना पाएंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह से रिसोर्स हायरार्की वगैरह सेटअप करते हैं। ओके, सो ये था रिसोर्स हायरार्की। चलो बताओ इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आइए, क्या पढ़ा था, आइए, IAM। बताओ IAM क्या होता है। ओके, WWW, चलो बताओ। फर्स्ट का हु, सेकंड वर्ड का विच, विच, राइट, एंड थर्ड वन का व्हाट, राइट। सो अगर मेरे पास कोई बंदा है, राइट, तो वो बंदा सबसे पहले कौन है, फिर कहाँ काम करता है, और क्या काम कर सकता है। ये तीनों चीजें हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, IAM के थ्रू। और फिर इसके बाद मैंने तुम्हें कुछ और बताया था, रोल्स, राइट। चलो रोल्स बताओ कितने टाइप के होते हैं। प्री डिफाइन, प्रिमिटिव और कस्टम। ओके, प्री डिफाइन, राइट, प्री डिफाइन, सॉरी, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में बेसिक रोल भी होता है, मतलब दोनों। और लास्ट क्या होता है, कस्टम, राइट। चलो प्रिमिटिव क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल दो रोल्स का। जिसमें बाय डिफॉल्ट ओनर होता है, जैसे मतलब बेसिक परमिशन होती है, जैसे एडिटर, व्यूअर, ओनर हो गया, एडिटर हो गया, जो प्रोजेक्ट लेवल एक्सेस होता है, राइट। बेसिकली अगर हम बोले तो मोस्टली जो है ना, वो
बहुत हाई पावर रहता है इसमें, मतलब बहुत सारे परमिशंस वगैरह इंक्लूड रहते हैं, करेक्ट, ऐसा। ओके, अब कस्टम रोल की रिक्वायरमेंट कब आती है, चलो बताओ। जब मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे बैंक, मिलिट्री, जैसे बैंक हो गया या मिलिट्री वाला ऑपरेशन हो गया, राइट, हम चाहते हैं बंदा सिर्फ यही काम कर सके, बहुत स्ट्रिक्ट है ना एनवायरनमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में हम कस्टम रूल्स बनाते हैं। और प्री डिफाइंड ईज यूज के लिए है कि जनरलाइज जो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से रूल स्पेसिफिक होता है, जैसे कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, राइट। सो ऐसे रूल्स पहले से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, यू जस्ट गो एंड असाइन द रोल टू द पर्सन, राइट। तो ये सारी चीजें थी रूल्स के बारे में। और क्या क्या चीजें पड़ी थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज IAM बेस्ट प्रैक्टिसेस। बताओ कौन से दो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे जो मैंने बताए थे। लीस्ट प्रिविलेज मॉडल और मैनेजेबिलिटी लेस, यूजिंग ग्रुप करके यूज कर सकते हैं। ग्रुप कर सकते हैं, सबसे पहले लिस्ट प्रिविलेज मॉडल होना चाहिए हमारे पास, है ना। और बताओ, और सेकंड चीज हमने बोला था ग्रुप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी ग्रुप ऑफ डेवलपर्स को एक साथ परमिशन असाइन करनी है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, और कंपनी में कैसे लोग आते हैं छोड़ते हैं, आते हैं छोड़ते हैं, राइट। तो अगर मैं इंडिविजुअल बंदे को परमिशन देता रहा तो ये ओवरहेड है, मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, नाम क्या रहेगा, डेवलपर्स ग्रुप, राइट। और उस ग्रुप के ऊपर मैं वो IAM परमिशन लगा दूंगा जो को डेवलपर को चाहिए होंगे। तो अगर कोई बंदा कंपनी छोड़ के जाता भी है, मैं जस्ट उसको यहाँ से रिमूव करूंगा, कोई नया बंदा आता है उसको ऐड करूंगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक चीज जो मिस आउट हुई थी, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया तुम लोग से, दैट इज सर्विस अकाउंट, है ना, SA, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस अकाउंट। अब बेसिकली सर्विस अकाउंट क्या होता है, अब तो मैंने ऐसा बोला कि IAM जो है वो WWW पे काम करता है, और अगर कोई बंदा है, अगर मैं लोकल डेटा सेंटर की बात करूं, तो कोई अगर बंदा है ना, तो जो वॉचमैन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये बंदा हमारी कंपनी का है, उसका ID प्रूफ वगैरह देखेगा, देन उसको उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाने देगा, करेक्ट। फिर वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाके उसके डेजिग्नेशन के बेसिस पे वो काम कर सकता है, करेक्ट। बट अभी हम क्लाउड में हैं, राइट, और क्लाउड में मैंने बोला है इलास्टिसिटी होने चाहिए। ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट हमने पहले कभी डिस्कस किया था, करेक्ट, अगर तुम लोगों को याद होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास एक मशीन है, क्या है तुम्हारे पास, एक VM है। अब क्या हुआ, इस VM पे सपोज लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अब एक्सेस करें, इसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, मतलब सपोज हमने डिसाइड किया इसका जो 100% यूटिलाइजेशन होता है, 100% इसकी मेमोरी और CPU यूटिलाइज हो गई, है ना। अब क्या हो रहा है, अब ये जो VM है और लोड नहीं ले सकता, राइट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी थी 100%, वो भी ऑक्यूपाई हो गई, इस पे लोड आ रहा है और नहीं झेल पा रहा है, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एक और VM क्रिएट करना होगा, राइट। और जो कुछ ट्रैफिक जो डायरेक्टली यहीं आ रहा था उसको हमें मूव करके इधर भी लाना है, राइट, ताकि इस VM के ऊपर लोड थोड़ा कम हो, राइट। तो ये चीजें करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक नया VM बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो ये इजी है कि मैंने सपोज 80% पे अलर्ट सेटअप कर रखा है, जैसे ही CPU का यूटिलाइजेशन 80% हुआ, मेरे को अलर्ट आएगा, हे तुम्हारी मशीन 80% यूटिलाइज हो रही है, जाओ एक और नया क्रिएट कर दो और कॉन्फ़िगर कर दो, करेक्ट। तो ये तो फिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, है ना, जहां पर लाइक 50s ऑफ CPU, हंड्रेड्स ऑफ CPU, सपोज फ्लिपकार्ट को ही एज्यूम करते हैं। अब अगर सोचो कि अगर सेल चलती है फ्लिपकार्ट की, तो एट अ टाइम कितने सारे VMs स्पिन अप करने पड़ेंगे, तब जाके वो लोड सस्टेन कर सकता है। नॉर्मल डेज पे नॉर्मल चल रहा है, बट अगर सेल चल रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें उतने VMs भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं जाके मैन्युअली GCP पे जैसे VM क्रिएट करते हैं, तुम लोगों ने लैब्स में किया होगा, राइट, तो वो फिजिबल होगा क्या, क्या लगता है तुम्हें, कि मैं जाके 50 VM मैन्युअली क्रिएट करूं, फिजिबल है क्या ये? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है फिजिबल, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्विस अकाउंट। क्या यूज करते हैं, सर्विस अकाउंट। बेसिकली इसके मल्टीपर्पज हैं, ये मल्टीपर्पज होता है, बहुत सारे यूज केस हैं इसके बेसिकली। बट बेसिकली सर्विस अकाउंट क्या होता है, एक तरह से हमारा अल्टरनेटिव बोल सकते हैं तुम लोग उसको, क्या बोल सकते हैं,
अल्टरनेटिव बोल सकते हैं इसको। अब बेसिकली सर्विस अकाउंट होता क्या है, हमारा एलियास होता है। तो सपोज क्या हुआ, इन प्लेस इस यूज केस के लिए मेरे को एक नया वीएम पिनअप करना है, मैं नहीं हूं अभी यहाँ पे, राइट, बट मैंने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। तो ऑटो स्केलिंग बेसिकली क्या करेगा, इस सर्विस अकाउंट का यूज करेगा, ठीक है, और वो सर्विस अकाउंट के पास हम रिक्वायर्ड परमिशंस देंगे कि भाई तुम्हें परमिशन है कि तुम नया वीएम स्पिन अप कर सकते हो, राइट। तो वो क्या करेगा, इस सर्विस अकाउंट हमारे ऑप्शंस में इस सॉरी ओके जस्ट अ मिनट ओके इस सर्विस अकाउंट का यूज करके नया वीएम स्पिन अप करेगा। और बेसिकली होता भी ऐसा है कि सपोज अगर मेरा ये वीएम है, ठीक है, और सपोज मेरे पास क्लाउड स्टोरेज बकेट है, यहाँ पर मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो जब मैं वीएम पे साइन अप किया रहता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा कि जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, हम एक सर्विस अकाउंट अटैच करते हैं इस वीएम के साथ। तो ये वीएम अगर इस बकेट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, राइट, तो पहली चीज उसको ऑथराइज परमिशन चाहिए, वो तो हमने देखा आईएम में हम डिसाइड कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, सिक्योर मैनर में इसको ऑथेंटिकेट करना है और कम्युनिकेशन सेटअप करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सर्विस अकाउंट इस वीएम को अटैच करते हैं और इस सर्विस अकाउंट को बकेट लेवल पे परमिशन दे देते हैं कि भाई तुम बकेट के साथ काम कर सकते हो, राइट। अब क्या करेगा कि ये वीएम अगर इस वीएम को एक्सेस करेगा तो वो अपने ऑथराइजेशन के लिए, जैसे कि हम नॉर्मल अगर डेटा सेंटर पे जाते हैं, वहां पर वॉचमैन होता है, राइट, वो हमें देखेगा, ओके हाँ तुम इस कंपनी के हो, देन एंड देन वो हमें आगे जाने देगा, राइट। तो अभी हम अगर यहाँ से इस वीएम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है कि तुम्हारे पास, तुम यहाँ पर आने के लिए ऑथराइज हो, तुम्हारे पास परमिशन है, राइट, और तुम क्या किस रिसोर्स के साथ काम करना चाहते हो, ये सारी जो चीजें हैं वो इस सर्विस अकाउंट के थ्रू होने वाली। तो जब ये वीएम इस बकेट से बकेट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, बकेट के साथ वर्क करने की कोशिश करेगा, हमारा जो भी ऑथराइजेशन वगैरह होगा वो हमारा ये सर्विस अकाउंट के थ्रू होगा। तो बेसिकली ये हमारा एक तरह से आईडी प्रूफ है, ऑप्शंस हमारे ऑप्शंस में इस वीएम के लिए ये एक की है कि भाई तुम, ये मेरे पास की है, ये सर्विस अकाउंट है, अब ये है मेरे पास, मतलब मैं यहाँ पर एक्सेस करने के लिए ऑथराइज पर्सन हूँ, ठीक है। तो ये होता है। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या किसी भी क्लाउड में, राइट, ये जो सर्विस अकाउंट्स होते हैं, इनके थ्रू हमारे ऑप्शंस में जब वहां पर फिजिकल बंदा नहीं होता, इन सर्विस अकाउंट्स के थ्रू ही आपस में सर्विसेज कम्युनिकेट करते हैं और हमारे वर्क को डन करते हैं बेसिकली। तो क्लियर हुआ सर्विस अकाउंट क्या है, क्यों यूज करते हैं हम? बताओ। यस, क्लियर ना? ओके, सो लेट्स गो विथ अवर एजेंडा बेसिकली, है ना। सबसे पहले मैंने बताया कि हम एक बहुत सही सर्विस एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। हमने जो फंडामेंटल पिलर्स पढ़े थे, क्या हो रहा है, ओके, तो उसमें से फर्स्ट फंडामेंटल पिलर था कंप्यूट, राइट। अब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि हमने पढ़ा था, फर्स्ट सर्विस हमने पढ़ा था कंप्यूट इंजन वीएम इंस्टेंस होता है कंप्यूट ऑफरिंग में, ठीक है, वीएम इंस्टेंस, राइट। सेकंड हमने पढ़ा था ऐप इंजन, याद आ रहा है कुछ? थर्ड हमने क्या पढ़ा था, बताओ तुम लोग भी? जीकेई, दैट इज गूगल कुबरनेटिस इंजन। फोर्थ हमने पढ़ा था क्या, बताओ? क्लाउड रन, राइट। और क्या पढ़ा था बताओ? फिफ्थ नंबर हमने पढ़ा था क्लाउड फंक्शंस, करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारा अंडर किसके आते हैं? कंप्यूट ऑफरिंग के अंदर आते हैं, राइट। उसमें से जो हमारा फर्स्ट वन है दैट इज कंप्यूट इंजन, वो हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना। तो कुछ कुछ जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं रिलेटेड टू कंप्यूट इंजन, वो तुम लोग मुझे बताओगे, देन विल स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूं मैं कंप्यूट इंजन। चलो बताओ कुछ कुछ इसके बारे में तुम लोगों को क्या क्या पता है? पहली चीज, ये आईएएस सर्विस है, बताओ आईएएस सर्विस क्या होती है? सॉरी, क्यों ऐसा हो रहा है? जिसमें बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है? जिसमें ओएस से नीचे सब कुछ क्लाउड मेंटेन करता है, जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग। यस, अगर मैं ट्रेडिशनल डेटा सेंटर बनाऊं, राइट,
तो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में सबसे पहले फिजिकल हार्डवेयर होता है, लैंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ आती है, राइट। उसके ऊपर हाइपरवाइजर, फिर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब स्टैक्स होते हैं। फिर उसके ऊपर फायरवॉल रूल्स वगैरह अप्लाई होते हैं, करेक्ट, इंटरनल वाले, फिजिकल वाले, राइट। फिर उसके ऊपर जो स्टैक आता है, सिक्योरिटी वगैरह सब इंक्लूड कर लो ये नीचे तक, ओके। देन उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद आता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, लाइक विंडोज अगर वीएम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, तो उसमें मैंने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, या फिर पाइथन की कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉल कर लिया अगर मेरा पाइथन एप्लीकेशन है तो, राइट। उसके ऊपर फिर अलग डिपेंडेंसी जो रहेगी वो मैं इंस्टॉल करूंगा। देन उसके बाद मैं अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा। तो ये जो ऊपर की चीज ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर से लेके मेरे एप्लीकेशन तक का स्टैक, अगर मैं एज अ क्लाइंट मैं मैनेज कर रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल। तो तुम लोग भी अगर क्लाउड में जब भी वर्चुअल मशीन बनाते हो, तुम लोग देखे होगे वहां पर तुम खुद से चूज करते हो कि मेरा बूट डिस्क में कौन सी मशीन होनी चाहिए, चाहे वो लिनक्स होगा या विंडोज होगा, राइट। तुम खुद से चूज कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, करेक्ट। अब तुम्हें कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूं मैं, बेसिकली क्या होता है। देन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग कंसोल को भी, कि एक्चुअल में वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर मुझे फिल आउट करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। फर्स्ट चीज है हमारा इमेज, ओके। रुको, इसको स्टार्ट करने से पहले तुम्हें रीजन और जोन बता दूं मैं, या फिर इमेज इमेज पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इमेज क्या होता है, राइट। इमेज इज जस्ट लाइक तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेस कोर होता है, दैट इज इमेज बोल सकते हैं। जैसे कि विंडोज का तुम आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हो जब भी इंस्टॉल करते हो विंडोज, करेक्ट। सो दैट इज बेसिकली इमेज फाइल, ओके। अगला दूसरा हम उबंटू भी इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो उबंटू का पूरे सॉफ्टवेयर का एक फाइल बनता है, दैट इज इमेज बेसिकली, ओके। तो कभी कभी कैसा होता है पता है क्या, जैसे कि अभी मैं और आला बाकी डिस्कस कर रहे थे कि इमेज को हार्डन करना होता है। अब बेसिकली वहां पर क्या होता है कि कई कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे, नॉर्मल सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सपोज उन्होंने ले लिया विंडोज, राइट। बट कैसा होता है इंडस्ट्री में, हम रॉ विंडोज या फिर जो नॉर्मल पब्लिकली उठा लिया कहीं से और हमने यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है कि हम नॉर्मल पहले डाउनलोड करते हैं आईएसओ फाइल या विंडोज इमेज, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस विंडोज के सॉफ्टवेयर, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपना कस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के बेसिस पे कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए, ये फायरवॉल रूल हमेशा अप्लाई होना चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स, पूरा शीट आती है, तुम अगर सर्च करोगे ना तो एक डॉक्यूमेंटेशन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, राइट। तो वहां पर ना पूरा एक पूरा लिस्ट रहता है कि अगर आप किसी इमेज को हार्डन कर रहे हो, राइट, तो आपको ये पैरामीटर्स फिल आउट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सा विंडोज का सॉफ्टवेयर लेंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए सोचते हैं, पहले मैंने सबसे पहले लिया विंडोज का नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग जब नॉर्मली विंडोज इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप पे, उसके अंदर पहले से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है क्या? जैसे कि तुम्हारा वीएस कोड हो गया, राइट, माइक्रोसॉफ्ट 365 में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। और दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम वगैरह हो गया, पहले से इंस्टॉल होता है क्या? नहीं, मैनुअली हम लोग इंस्टॉल करना है, मैनुअली करना होता है, राइट। तो अभी अगर सोचो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी रिक्वायरमेंट है, राइट, कि मेरे आगे के जो भी कंपनी के लोग हैं, राइट, वो जब भी कोई विंडोज का वीएम इंस्टॉल करे, उसके अंदर जो प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि हमारा क्रोम हो गया, राइट, वीएस कोड हो गया, ये पहले से इंस्टॉल्ड रहे, राइट। तो ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लाउड के अंदर क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा विंडोज का वीएम स्पिन अप करेंगे, ठीक है। उसको स्पिन अप करने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने वीएस कोड इंस्टॉल करूंगा सबसे पहले, और उसके बाद मेरे को दूसरा सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, क्रोम, ठीक है। तो क्रोम इंस्टॉल करूंगा। अब क्या करूंगा, क्रोम इंस्टॉल करने के बाद गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को देख लो,
वो ये फंक्शनैलिटी देते हैं कि आप अपने जो वर्चुअल मशीन है, राइट, उससे एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। इमेज मतलब सिंपल, तुम्हारे ऑपरेटिंग का बेस, राइट। जैसे कि मैंने बोला, तुम लोग आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हो, दैट इज बेसिकली इमेज फाइल, राइट। तो तुम क्या करोगे, वीएस कोड इंस्टॉल किया, क्रोम इंस्टॉल किया, अब इस विंडोज मशीन, ये जो वीएम है, इससे तुम एक बनाओगे इमेज। और वो इमेज अगर कोई तुम्हारी कंपनी का बंदा आगे जाके इस इमेज का यूज करके कोई नया विंडोज का मशीन स्पिन अप करता है या कोई भी वीएम स्पिन अप करता है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये वीएस कोड और क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा तुम्हें, तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं। तो सिग्निफिकेंस समझ में आया, यूज केस समझ में आया इमेज का? बताओ, कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। एक टाइम रिपीट करो ना अभिषेक, वन ओके, सपोज देखो, हमारे पास सपोज एक विंडोज का वीएम है, हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं कि जैसे मेरे कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो भी नया वीएम स्पिन अप हो, राइट, उसमें पहले से वीएस कोड और क्रोम तो होना ही चाहिए, वो इन जनरल सॉफ्टवेयर है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, नॉर्मल सा एक विंडोज वीएम लूंगा, नॉर्मली पब्लिक इमेज उठा लिया। अब क्या करूंगा मैं, उसमें वीएस कोड और क्रोम इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि इस वीएम के अंदर अभी मेरे पास वीएस कोड भी अवेलेबल है एंड मेरा क्रोम भी अवेलेबल है, करेक्ट। अब क्या होगा, इस वीएम से मैं एक बनाऊंगा क्या, इमेज, इमेज फाइल। बेसिकली इमेज ही होता है वो, हमें जस्ट चूज करना होता है, अलग से फाइल वगैरह डाउनलोड नहीं होती, राइट। तो इमेज बनता है वो। अब अगर मैं इस इमेज का यूज करके एक नया वीएम बनाता हूं, तो उस वीएम में ये जो हमारा वीएस कोड है और जो क्रोम है, वो बाय डिफॉल्ट हमें इंस्टॉल्ड मिलेगा, हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इन केस कैसा होता है, कभी कभी अभी हम लोग जब एमआईटी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, एक लैब करेंगे हम, मेरे ख्याल से आप सब लोगों के पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है लैब का, राइट। सो मैं सोचा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे करूं, अगर मेरे फ्री टीयर पे, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बट अगर मैं किसी स्पेसिफिक लैब को टारगेट करता हूं ताकि आप लोग भी हैंड्स ऑन कर सको, अंडरस्टैंड कर सको, राइट। सो वी विल गो विद द क्विक लैब, ओके। तो ये यूज केस समझ में आया? हाँ बोलिए। Sorry to interrupt. Abhishek, it's a kind of, do you know about alcohol? Alcohol image 120. So, Yes. like few years before we are using, right? By using DVD. So if we have Yes. any operating system, we can take the image and we can paste it into new empty DVD. Yes, correct. Kind So of mechanism, right? yes, you can map both the things, like they all are same, just name is different, functionality working are same in the behind, right. So this is the way why you use image, right. Okay, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो बेसिकली ये इमेज का कंसेप्ट हुआ क्लियर, राइट। क्या हो गया, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। तो तुम लोगों को इमेज समझ में आ गई, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ नए कंसेप्ट। मैंने तुम्हें बोला कि हम पढ़ने वाले हैं रीजन एंड जोन क्या होता है, राइट। अब देखो, रीजन बेसिकली अ जियोग्राफिकल एरिया, राइट। जैसे कि इंडिया क्या है, रीजन है, ठीक है। यूएस एक रीजन है, और तुम्हारा अगर दूसरा साउथ ईस्ट एशिया, लाइक इंडोनेशिया इज ओवर देयर, सिंगापुर इज ओवर देयर, सो दे ऑल आर रीजन से एक बड़ा एरिया। तो तुम लोगों को रीजन और जोन अगर एज्यूम करना हो, तो रीजन एक बड़ा एरिया, उसके अंदर जोन डिफाइन करते हैं हम लोग। और जोन ही बेसिकली वो लोकेशंस होते हैं जहां पर हमारे एक्चुअल डेटा सेंटर्स होते हैं। अब तुम्हें पता है कि क्लाउड है, भले ही हम उसको रिमोट एक्सेस करते हैं, बट दुनिया के किसी ना किसी कोने में, किसी जगह पे वो पूरा होल रैक तो हो गई, राइट, एंड मेमोरीज का, है ना। सो बेसिकली जोन वो लोकेशंस होते हैं जहां पर डेटा सेंटर होता है एक्चुअल में। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं और स्पेशली बात करूं गूगल की, इन इंडिया इटसेल्फ, राइट, गूगल इंडिया हमारा क्या हो गया, रीजन, एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया। इस रीजन के अंदर
हमारे पास दो बेसिकली, सॉरी, इंडिया के अंदर दो रीजन्स हैं, राइट। इंडिया के अंदर दो रीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज एशिया साउथ वन, ओके, और सेकंड वन इज एशिया साउथ टू। एशिया साउथ वन मीन्स मुंबई, ठीक है, और एशिया साउथ टू मतलब दिल्ली। अभी अभी उन्होंने जनवरी में ही लॉन्च किया इसको, नया रीजन है। तो यहां पर तुम देखोगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म उनके दो रीजन्स रखता है इंडिया के अंदर, और इन रीजन्स के अंदर हमारे पास होते हैं एक्चुअल डेटा सेंटर्स, एंड दैट डेटा सेंटर्स इज कॉल्ड एज जोन्स। और बेसिकली अगर हम फंडामेंटल देखें तो हर एक रीजन में 3 जोन अवेलेबल होते हैं। फॉर हाई अवेलेबिलिटी वी कैन से, डिजास्टर रिकवरी वी कैन से, मैं ये दोनों कंसेप्ट भी बताता हूँ, ठीक है। तो जोन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे तुम लोग? रीजन एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज लाइक एशिया साउथ वन मुंबई, राइट, या, और उसके अंदर हमारे एक्चुअल डेटा सेंटर जहां होते हैं दैट इज जोन। और गूगल कभी तुम्हें नहीं बताएगी, या उनके एम्प्लॉयज को भी आइडिया नहीं होता बेसिकली मोस्टली लोगों को, कि एक्चुअल में कौन सा जोन क्या है। जैसे कि अगर तुम जाओगे ना तो हर एक रीजन के अंदर बेसिकली 3 जोन होते हैं। तुम लोग अगर अभी हम क्रिएट करेंगे वीएम तो वहां पर तुम देखोगे एशिया साउथ वन ए, एशिया साउथ वन बी, एशिया साउथ वन सी, ऐसा टाइप का आता है, राइट। तो हर एक जो रीजन होता है उसके अंदर 3 जोन्स होते हैं बेसिकली। फॉर द डीआर, डिजास्टर रिकवरी बोल सकते हैं इसको, या फिर एचए, हाई अवेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चलो आगे तो बता ही देते हैं। रीजन और जोन क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। ठीक है। अब थोड़ा एक नया कंसेप्ट बोलते हैं कि भाई तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लाइक हम यहाँ पर 3 जोन ही क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैंने बताया 2 रीजंस, फर्स्ट वन इज डीआर, सेकंड वन इज एचए। होता क्या है ये, राइट। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डीआर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर तुम क्लाउड के फील्ड में हो तुम्हें ये दोनों चीजें पता होनी ही चाहिए, ओके। सो बेसिकली डीआर क्या होता है? डीआर स्टैंड्स फॉर डिजास्टर रिकवरी। एंड डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? अब अगर सोचो कि हमारे पास मुंबई लोकेशन है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। सपोज ये मुंबई है, हमारे मुंबई रीजन में क्या हुआ, एक पार्ट पे, मुंबई के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे कुछ डिजास्टर या समथिंग कुछ हो गया, राइट। तो क्या होगा, इस साइड जो भी अगर सपोज इस एरिया के अंदर हमारा कोई डेटा सेंटर का पार्ट आ गया, राइट, तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, सपोज अगर तूफान आ गया या फिर कुछ होता है ना, मतलब डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह, तो वो आ गए, तो हमारा एक जोन जो है वो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया, मतलब दिक्कत आ गई इसमें, राइट, कुछ डैमेज हो गया। तो तब भी हमारा मुंबई रीजन जो रहेगा, राइट, वो क्लाइंट्स को सर्व करेगा। कैसे? यूजिंग रेस्ट ऑफ 2 जोन्स। समझ में? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हर एक रीजन में एटलीस्ट 3 जोन बना के रखते हैं, जो कि अप्रोक्स 160 किलोमीटर अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। मतलब तुम्हारे 3 डेटा सेंटर जो 160 किलोमीटर अपार्ट होंगे, राइट। सो ऐसे करके हम हर एक रीजन में 3-3 जोन डिफाइन करके रखते हैं। क्लियर है इतना कंसेप्ट? सो बेसिकली डिजास्टर रिकवरी इट मींस कि हम डिजास्टर के लिए कैसे प्लान कर रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो सपोज सोचो कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर इतने सारे क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं, और अगर कुछ ऐसा डिजास्टर आता है कि उनके अगर किसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे कुछ डिजास्टर आ गया, राइट, तो उनके जितने भी क्लाइंट का रिसोर्स उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे अवेलेबल होगा या चल रहा होगा, तो वो तो ठप पड़ गया ना। तो तुम ये अच्छी बात नहीं है। सपोज तुम अगर किसी को रिलायबिलिटी दे रहे हो कि हाँ भाई आप हमारे पास आइए, हमारे क्लाउड को यूज कीजिए, सो यू हैव टू कमिट समथिंग, राइट। तो इसके लिए जो भी इंजीनियर्स होते हैं या फिर आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो इस तरह से प्लान करके रखते हैं कि इन केस अगर डिजास्टर आता भी है, सो वो एक पर्टिकुलर रीजन या
एक पर्टिकुलर जोन को ही इम्पैक्ट करे, उससे आगे अगर बढ़ता भी है तो हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। तो सपोज अगर एक जोन में दिक्कत आया, हमारे पास 2 जोन अवेलेबल है जो सर्व कर सकते हैं, 2 जोन में दिक्कत आया तो हमारे पास एक और अवेलेबल है। अगर पूरे के पूरे रीजन में दिक्कत आ गया तो उस टाइम पे क्या, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे इंडिया में ही 2 रीजन अवेलेबल हैं, करेक्ट। वन इज मुंबई, सेकंड वन इज दिल्ली, राइट। तो अगर मुंबई पूरा डाउन चला जाता है, ऑफलाइन चला जाता है, सो वी हैव समथिंग इन दिल्ली रीजन, सो डेटा मूव उधर होगा। और ये सारे जो डेटा सेंटर्स होते हैं या जोन्स होते हैं, जोन्स, राइट, बेसिकली जोन्स बोल सकते हैं इसको। तो ये जो जोन्स होते हैं ये आपस में इंटरनली जो होते हैं वो हाई स्पीड तुम्हारा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू अटैच होते हैं। सो ये सपोज तुम्हारा जोन 1 है, ये तुम्हारा जोन 2 है, और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से अटैच होते हैं। तो समझ सकते हो इसमें बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट होता है, मतलब बहुत जल्दी तुम डेटा ट्रांसफर वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। सो ये था बेसिकली जोन और रीजन एंड देन डीआर। डीआर क्लियर हुआ? बोलो। ओके, अब आते हैं सेकंड चीज तुम्हें बताया मैंने, डी एच ए। एच ए इज लाइक हाई अवेलेबिलिटी। क्या होता है इसका मतलब? हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी। अब बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है? तो सपोज अगर तुम आर्किटेक्ट हो, राइट, तुम्हारा अब अभी अगर कोई वेबसाइट है, तुम उसको आउटसाइड वर्ल्ड को सर्व कर रहे हो, तो तुम ही सोचो अगर मैंने अपना वेबसाइट जो है अपने लैपटॉप पे होस्ट कर रखा है, तो अगर मेरे लैपटॉप पे कुछ इश्यू आता है, मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन हो गया ना। सही बात है ना, मेरा पूरा एप्लीकेशन डाउन हो गया, कुछ नहीं चल रहा है उसमें। तो हम क्या करते हैं एज अ आर्किटेक्ट पर्सन, हम ये डिसाइड करते हैं कि इन केस इस टाइप का अगर सिनेरियो आया है ना, तो हम हाई अवेलेबिलिटी बना के रखते हैं ताकि एक केस में कुछ प्रॉब्लम आए दूसरे से सॉल्व हो, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है डीआर के लिए, एचए के लिए, कि हमारे जो रिसोर्सेस रहते हैं, जैसे कि हमारे कोई वेबसाइट है, राइट, तो उस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो स्पेसिफिक एक रीजन में ना डाल के हम मल्टीपल रीजन में बनाते हैं। तो जब भी तुम याद, अगर तुमने बकेट बनाया होगा जीसीपी पे, तो वहां पर ऑप्शन आता है मल्टी रीजनल बकेट, ठीक है। तो वो क्या करता है, तुम्हारे डेटा को मल्टी रीजन में स्पैन करके रखता है, ताकि इनकेस एक रीजन में अगर दिक्कत आ भी जाए तो वो मल्टी रीजन। और इसमें क्या होता है, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो कमिट भी ज्यादा करते हैं कि आ, हम आपको 99.99% एसएलए देंगे। मैं बताता है एसएलए क्या होता है, दैट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। बट अभी के लिए ये समझो कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, हमारे जो रिसोर्सेस रहते हैं वो हम एक रीजन पे स्पेसिफिकली ना रख के हम मल्टीपल रीजन पे रखते हैं, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। लाइक अगर कुछ भी होता है, एक रीजन डाउन भी जाता है पूरा का पूरा, तब भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लाइंट को सर्व कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एच, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलो ये सारी चीजें तो हो गई, राइट। सो कंसोल पे आते हैं, देखते हैं कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं हमारा एक्चुअल में। जो जैसे खुद का लैपटॉप होता है हमारे लोकल पे, वो क्लाउड में कैसे बनाते हैं बेसिकली, राइट। सो जस्ट मुझे एक मिनट दीजिए तुम लोग, ठीक है, एक मिनट को। जस्ट मिनट ना। जस्ट मिनट, ओके। यहाँ तक कोई कंसेप्ट में डाउट है या तुम लोगों को नहीं समझ में आया हो? Cool.
जस्ट चलो बढ़िया। एक मिनट, मैं इधर वाले को बंद कर रहा हूँ, राइट। एक दूसरा स्क्रीन स्विच कर रहा, ठीक है। Cool. ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को, दूसरी वाली? कुल कुल कुल। ओके, जस्ट अ मिनट। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है। मैंने तो बहुत सारी चीजें बता दी, जोन क्या होता है, इमेज क्या होता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अगर तुम लोग पास है, अगर क्विक लैब का क्रेडिट, आई वुड सजेस्ट कि जस्ट गो एंड ट्राई विथ मी। ओके, सो जस्ट सर्च करना क्रिएट अ वर्चुअल मशीन लैब, राइट। तो तुम्हें मिल जाएगा कि वर्चुअल मशीन क्रिएट कैसे करते हैं। बेसिकली इस लैब में हम करने क्या वाले हैं, हम खुद का एक उबंटू वीएम बनाएंगे, या फिर डेबियन लिनक्स वीएम बनाएंगे, या फिर बोल सकते हो तुम कि हमारा खुद का एक लैपटॉप इन द क्लाउड। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, इंटरेस्टिंग है, राइट, कि एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं। तो जैसे तुम जाओगे, जस्ट सर्च फॉर द क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन लैब, राइट, एंड जस्ट स्टार्ट करो लैब, है ना। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, राइट, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं वगैरह। ओके, तुम लोगों को मैंने बता रखा है ना कि हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को तीन या चार तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन GUI, गूगल क्लाउड कंसोल, राइट, यूजिंग CLI, जी क्लाउड कमांड लाइन टूल, SDK, राइट। और फिर मैंने मोबाइल एप्लीकेशन भी बताया था शायद, क्लियर है ना, याद है तुम लोगों को? हेलो, हाँ जी भैया। ओके, कूल। सो अभी क्या 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 हमने जस्ट लैब इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, राइट। हम आ गए यहाँ पे कि कैसे हम बना सकते हैं कोई वर्चुअल मशीन, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बताया तुम लोगों को रीजन एंड जोन क्या होता है। तो अगर तुम देखोगे तो हर एक में लगभग 3-3 जोन अवेलेबल है। यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, जैसे कि ईस्टर्न US है, वहां पर 3 है, यूरोप में 3 है, ईस्टर्न एशिया में 3 है, राइट। तो इन जनरल हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी के लिए, राइट, गूगल ऐसे आर्किटेक्ट हुई है कि उनके हर एक जोन में, हर एक रीजन में बेसिकली 3-3 जोन होते हैं। बेसिकली US में ज्यादा है। ओके, ओके, सो सबसे पहले Abhishek, देखते हैं हम लोग। या yeah, श्योर। yeah. When you compare with AWS and Azure, so they people have only one region, right, for one zone. यस, Okay. So this is the added advantage in Google Cloud. यस, फॉर द DR एंड HA, so that if Okay. any like disaster or something like that comes, right, we have a Hmm. backup और प्लान बी बेसिकली। ओके, Okay. सो Okay. चलो फिर स्टार्ट करते हैं लैब। ये आईडी पासवर्ड वगैरह सब हमें मिल गया, प्रोजेक्ट आईडी दिख रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता, अब थोड़ा फेमिलियरिटी लग रहा होगा चीजें जो जो यहाँ मेंशन है, एज कम्पेयर टू जब हमने जस्ट स्टार्ट किया था लैब्स करना। बताओ, हाँ जी भैया। है ना, चीजें समझ में आ रही है, राइट। इसमें राइट क्लिक करना है, इनकॉग्निटो पे ओपन करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर पहले से खुल रखा है मेरा एक, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले साइन इन कर लेना, अगर तुम्हारा फ्री टियर अकाउंट होगा तो और भी अच्छा, राइट। तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम क्या बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, राइट। सो ये पेज अब तुम्हें पता है, फेमिलियर हो तुम इसके साथ, कहाँ पर कौन सी चीज में मिलेगी ये भी तुम्हें पता है, राइट। ये तुम्हारा नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पर हेल्प के लिए तुम सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हो। यहाँ पर तुम देखोगे तो क्लाउड सेल है, एक बेसिकली तुम्हें एक प्री क्रिएटेड वीएम मिलता है जो कि पहले से ऑथराइज होता है गूगल के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो तुम यूजिंग, अगर तुम कमांड लाइन के थ्रू गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो जस्ट इसको एक्टिवेट करो एंड यूज इट, राइट। हम करेंगे ये भी, बट फर्स्ट विल गो विद द GUI मेथड, या फिर बोल सकते हैं कंसोल के थ्रू।
तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो नेविगेशन बार होता है, ये बर्गर मेन्यू, राइट, तो इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, राइट, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। और वो जो मैंने 5 फंडामेंटल तुम लोगों को पिलर्स बताए थे कि कौन कौन से पिलर्स होते हैं, सॉरी, तो उसके थ्रू अगर तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो मैनेजमेंट, कंप्यूट, स्टोरेज, एनालिटिक्स, नेटवर्किंग, बहुत सारे अलग सब डिविजन्स बता दिए। बट बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगर बोलूँ तो वही 5 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास। हमें क्या इंटरेस्टेड है, हम किस में इंटरेस्टेड है, कंप्यूट इंजन में। सो जस्ट सर्च फॉर द कंप्यूट इंजन फ्रॉम हियर एज वेल, और यहाँ भी जाके तुम कर सकते हो, राइट, या फिर तुम जस्ट नेविगेशन मेन्यू क्लिक करो, यहाँ पर भी तुम्हें कंप्यूट इंजन मिल जाएगा। सो यहाँ पर आया, मैं जस्ट क्लिक किया कंप्यूट इंजन, वो रिडायरेक्ट करेगा वर्चुअल मशीन इंस्टेंस पे। सो ये वो कंसोल है जहां पर एक्चुअल में हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं यूजिंग GUI, ठीक है। इसको हाइड कर देते हैं, ओके, इसको भी हाइड कर देता मैं, ओके। तो यहाँ पर अगर तुम देख पा रहे हो अभी, तो यहाँ पर तुम देखोगे बहुत सारे सेक्शंस लेफ्ट पैनल में अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें लिखी है। इसमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम लोगों को ब्रीफ करता, राइट। फर्स्ट वन इज वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस। यहाँ पर हम इसके थ्रू हम एक्चुअल में अपना खुद का एक सर्वर बना सकते हैं क्लाउड के अंदर। फिर आता है इंस्टेंस टेम्पलेट, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा मैं। सोल टेनेंट नोड क्या होता है वो भी बताता मैं। मशीन इमेजेस, अब इमेज का आइडिया है तुम लोगों को क्या होता है इमेज? बेसिकली एक OS फाइल होती है, करेक्ट, या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रेप्लिका होता है, एक वो बोल सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस और यूज केस के बेसिस पे खुद का कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में, और फिर उस कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से स्पिन अप करना चाहते हैं फॉर मल्टीपल यूज केसेस और मल्टीपल यूजर्स के, तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, राइट। यहाँ पर कमिटेड यूज डिस्काउंट, माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन, इसके बारे में है ये ना। अगर तुम अपना वर्चुअल मशीन किसी दूसरे क्लाउड से माइग्रेट करके GCP में लाना चाहते हो, सो दिस इज जस्ट बेसिकली अ माइग्रेशन टूल। इसके लिए एक ब्लॉग लिख रखा है, कभी टाइम मिले तो एक्सप्लोर करना, बहुत अच्छा है टूल। सोचो तुम खुद का एक, सपोज अगर तुम्हारा कोई EC2 इंस्टेंस है AWS में, वहां से तुम उस EC2 इंस्टेंस को उठा के ला रहे हो GCP के अंदर, सो लाइक कितना सही लगता है, राइट। तो कभी एक्सप्लोर करना, आगे हम देखेंगे, इसका यूज केस बताऊंगा मैं, राइट। डिस्क है यहाँ पर, स्नैपशॉट है यहाँ पर, राइट। इमेजेस हो गए, मशीन इमेजेस एंड इमेजेस। इमेजेस बेसिकली हमारे कस्टमाइज इमेजेस होंगे, और जो मशीन इमेजेस होते हैं वहां पर बहुत सारे आएंगे, लाइक उबंटू वगैरह, CentOS, रेड हैट एंटरप्राइज, विंडोज। इंस्टेंस ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको मैं उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। और ये बहुत अच्छी फीचर है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का OS पैच मैनेजमेंट। तो कभी कभी कैसा होता है, तुम्हें ना खुद से मैन्युअली तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैनेज करते हैं। अगर अवेलेबल रहता है ना तो तुम डिसाइड कर दो कि भाई इतने से इतने टाइम में तुम उसको अपडेट कर देना, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम जैसे अपना नॉर्मल कोई लैपटॉप यूज करते हैं तो वहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है, प्लीज अपडेट, नया नया अपडेट अवेलेबल है, फिर हम क्लिक करते हैं या शेड्यूल करते हैं, करेक्ट। इन द सेम मैनर वी कैन आल्सो डू द सेम यूजिंग दीज फीचर्स, राइट। तो ये सारी चीजें थी। लेट्स क्रिएट वन VM। तो कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो तुम यहाँ पर क्लिक करो क्रिएट इंस्टेंस को, या यहाँ से, राइट, जस्ट क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमें ऐड करने की जरूरत पड़ती है, राइट। सो बेसिकली सबसे पहले हमें नेम देना है। यहाँ पर दिख रहा है रीजन, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर कितने सारे रीजन अवेलेबल हैं, राइट। उसमें से हमारा इंडिया के अंदर 2 हैं। फर्स्ट वन इज एशिया साउथ 1, सेकंड वन इज एशिया साउथ 2। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या स्पेसिफिकेशन दिया है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि GCVM जो होगा उसका नाम रखो तुम GC लैब। तो चलो रख देते हैं GC लैब। तुम चाहो तो अपना खुद का कुछ भी रख सकते हो, राइट। GC लैब रख दिया। लेबल जैसे कैसा होता है कि अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग अगर हैं तो वहां पर मैनेजेबिलिटी या फिर कुछ ऐसा पैरामीटर चाहिए जिसके साथ हम सेग्रीगेट कर सकें कि ये जो वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन बिलोंग कर रहा है इस पर्सन से, राइट।
तो ऐसी यूज केसेस के लिए हम लेबल लगाते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे होवर करोगे ना, ये तुम्हें खुद से बताएगा टू ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट, एड आर्बिट्रेरी लेबल्स एज की वैल्यू पेयर, जैसे कि ओनर अभिषेक, राइट। तो ऐसा कुछ लगा सकते हो तुम, राइट। अभी हमारे यूज केस नहीं है तो नहीं लगा रहे, ठीक है, बट इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से लगाना होता है। रीजन हमने इसने बोला, इसने यूएस सेंट्रल 1 चूज करने के लिए एफ यूज करने, यहाँ पर पहले ही सिलेक्टेड है। हम चाहे तो एशिया साउथ 1 भी ले सकते थे, बट अभी लैब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते हैं, ताकि वो चेक मार्क हो सके, तो तुम्हें बताता कैसे करना है, ठीक है। तो एशिया साउथ 1 भी अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर यूएस सेंट्रल 1 में 4 जोन्स अवेलेबल थे, जैसे कि हमने ऊपर वहां लैब इंस्ट्रक्शन में भी देखा था, राइट। तो एफ बोला है तो एफ चूज करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर मशीन कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखो यहाँ पर 4 चीजें दी हुई है, जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड जीपीयूज, ठीक है। अब अगर जनरल पर्पस यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या ऐसा होता है, अगर हमारा वर्कलोड, मतलब जैसे कोई नॉर्मल सी हमारी कोई वेबसाइट है, वो एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट दो मुझे। ओके, सो बेसिकली क्या है, जनरल पर्पस मशीन्स होते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पस मशीन बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल यूज केस है, नॉर्मल वेबसाइट है हमारी जिसमें वर्कलोड ज्यादा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हम जनरल पर्पस मशीन यूज करते हैं। कंप्यूट ऑप्टिमाइज किसके लिए होता है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, हाई परफॉर्मेंस अगर मशीन टाइप चाहिए हमें, हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत सारा कंप्यूट पावर की जरूरत पड़ती है ना, तो ऐसे अगर सिनेरियो है तो हम लोग वहां पर कंप्यूट ऑप्टिमाइज टाइप का मशीन फैमिली यूज करते हैं। यहाँ पर सी आ जाता है, जनरल पर्पस में N1 E2 ये सब आते हैं, कंप्यूट ऑप्टिमाइज में सी आता है, हाई पावर, राइट। मेमोरी ऑप्टिमाइज, इसमें क्या होता है, मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, जो कंप्यूट पावर रहता है वो कम रहता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं ना कोई लैपटॉप अगर हम लेते हैं, है ना, तो किसी किसी लैपटॉप में मेमोरी कम होती है, 256 GB ही रहेगा, बट उसका जो सीपीयू होता है वो हाई पावर वाला रहता है, राइट। तो इस तरह से जो भी हमारा यूज केस बनता है, राइट, अभी तुम लोगों को नहीं लगेगा ये सारी चीजें, जस्ट मैं FYI के लिए बता रहा, है ना, बट तुम अगर इंडस्ट्री में जाते हो तो ये सारी चीजें तुम्हें सोचनी पड़ती है कि कैसे करना होता है। सो या तो जब हम इंडस्ट्री में होते हैं तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती है। लाइक जीपीयू इज ओवर देयर, जहां पर जैसे बहुत बड़े बड़े लार्ज वीडियो फाइल्स होते हैं, है ना, और उनको हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको फिल्टर करना है, वहां पर ना बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है। जैसे तुम लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो ना, उसके सॉफ्टवेयर देखना बहुत ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव रहते हैं, तो ऐसे टाइम के लिए हम लोग जीपीयू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइज फॉर मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड विजुअलाइजेशन वर्कलोड्स के लिए हम जीपीयू यूज करते हैं। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम लोग एक चीज देखोगे, यहाँ पर प्राइसिंग भी बढ़ती जाती है। देख रहे हो, अभी $204 है मंथली तो और अगर मैं जनरल पर्पस में जाऊंगा, राइट, तो यहाँ देखना बहुत कम प्राइसिंग होगी, क्योंकि ये नॉर्मल मशीन है, सिर्फ $25, कहाँ $204, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर सीरीज आते हैं, सीरीज का भी अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, जिसमें ना सीपीयू प्लेटफॉर्म बहुत इंटरनल की चीजें हैं, मैं ज्यादा डीप डिगाउन नहीं करता, तुम्हारे ऊपर से जाएगा, राइट। सो जस्ट गो विथ E2 टाइप, E2 मीडियम लेते हैं, इसमें हमें 2 वर्चुअल सीपीयूज मिलेंगे और 4 GB मेमोरी मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, बूट डिस्क। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें सीखने वाली चीज है कि बूट डिस्क में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वर्चुअल मशीन जो अभी क्रिएट होने वाला है, बेसिकली वो क्या होगा, वो विंडोज होगा, वो लिनक्स होगा, उसमें रेड हैट लिनक्स होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये हम डिसाइड करते हैं बूट ओएस के अंदर। हमने बोल दिया कि कंप्यूटर इंजन वर्चुअल मशीन इंस्टेंस क्या है, IIS सर्विस, राइट। तो एक्चुअल में IIS सर्विस मतलब OS लेवल के ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन हमारे अंडर। तो सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने का, वो मैं चूज करूंगा यहाँ से, राइट। तो तुम अगर यहाँ पर देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर फेडोरा है, रेड हैट है, राइट, SQL सर्वर ऑन विंडोज सर्वर है, उबंटू है, विंडोज सर्वर है,
तो बहुत सारे VMs अवेलेबल है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। और तुम्हारे FYI के लिए बता दूं, अगर तुम्हें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए तो AWS पहला क्लाउड है जो ये ऑफर करता है कि तुम खुद का मैक बना सकते हो AWS क्लाउड के अंदर। अभी बाकी के क्लाउड्स पे नहीं आया है, ओके, क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली। ओके, अब आते हैं हम लैब में। इन्होंने बोला सीरीज आप चूज करो N1, मशीन टाइप 2 वर्चुअल CPU होगा, बूट डिस्क में तुम 10 GB यूज करना, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, और ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा Debian GNU Linux 10 होना चाहिए, और अलाउ कर देना HTTP ट्रैफिक। चलो करते हैं। Debian इज ओके, 10 GB है, ठीक है। बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला था Debian Linux 10, अगर तुम देखोगे ये देखो Debian भैया Linux 10 बोला था। हाँ बोलो। ये जो हमने 10 GB दिया है, ये जैसे एक अमेजोन में तो इंस्टांस स्टोर होता है एक, और एक होता है EBS। इंस्टांस EBS, स्टोर यस तो हार्डवेयर के साथ लगता है, और EBS हम नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट करते हैं। यस। तो तो ये बेसिकली टेन क्या जीबी होता है, हार्डवेयर वाला जो है ना, दैट हाँ इज जी, योर हाँ जी। बूट डिस्क, तुम्हारे ओके ऑपरेटिंग ओके, सिस्टम के लिए चाहिए रहता है। जो हम ये 10 GB कर रहे हैं ना, दैट इज बूट डिस्क। ये और हार्डवेयर जो होगा नेट, इसके। यस यस, और जो हमारा नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है, दैट इज बेसिकली डेटा डिस्क। कभी कभी कैसा होता है, हमारे लैपटॉप के अंदर भी मेमोरी कम पड़ती है, राइट, तो हम क्या करते हैं, एडिशनल SSD वगैरह अटैच करते हैं, करेक्ट, ओके ओके यूजिंग USB एंड ऑल। तो वो बेसिकली एक तरह का डेटा डिस्क होता है। बूट डिस्क मतलब ऑपरेटिंग, तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ओके ओके एक्चुअल कहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो तुम्हारे हार्डवेयर से, तुम्हारे लैपटॉप से जो मेमोरी या ड्राइव अटैच्ड होती है, उसमें तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट। सो दैट इज बूट डिस्क। तो ये बेसिकली ओके बूट डिस्क है, ओके ठीक भैया। है। अगर मैं इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाऊं, जाना तो नहीं चाहिए, तुम लोगों के ऊपर से जाएगा, बट है यहाँ पर और फंक्शनैलिटी है, वो मैं नहीं बताता, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे धीरे धीरे तो और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर सीरीज उन्होंने N1 बोला था, ये फर्स्ट जनरेशन है। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखा हुआ है, और हमें इन्होंने बोला था 2 वर्चुअल CPU वाले चाहिए, तो दैट इज N1 स्टैंडर्ड 2, 2 वर्चुअल CPU वाला N1 स्टैंडर्ड 2, ठीक, ये हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला है, ये वापस से 11 क्यों ले लिया, इसको 10 रखना चाहिए, सिलेक्ट, ओके, नाउ इट इज ओके। अब यहाँ पर तुम लोगों को मैंने आज पढ़ाया सर्विस अकाउंट, राइट। तो बेसिकली सर्विस अकाउंट क्या होता है, हमें अगर इंटरनली VM के थ्रू API कॉल्स करने हैं, या हम चाहते हैं ये वर्चुअल मशीन किसी दूसरे सर्विस के साथ इंटरेक्ट करे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, क्या एग्जांपल था, ऑब्जेक्ट स्टोरेज बकेट से इंटरेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए हमें उसको ऑथराइज करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई वर्चुअल मशीन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिएट करते हैं, उसके साथ एक डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट अटैच करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा ये सर्विस अकाउंट है, हम कस्टमाइज भी बना सकते हैं, राइट, बट गूगल पहले से प्री डिफाइंड कुछ बना के रखती है, दैट इज ये कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, जो कि पहले से अटैच्ड है। सो यहाँ से हम ये सर्विस अकाउंट चूज करके रख दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इस डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट के ऊपर जो भी परमिशंस असाइन होंगे, उसके बेसिस पे इस VM के थ्रू हम काम कर सकते हैं। अब सपोज कैसा है कि मेरे को मैनेजमेंट वगैरह करना है, राइट, और मैं सामने वाले बंदे को ये एक्सेस नहीं दे रहा कि कंसोल की वो सारी चीजें देख सके, तो मैं क्या करूंगा, उस बंदे को सिर्फ इस वर्चुअल मशीन के ऊपर एक्सेस दूंगा, और इस वर्चुअल मशीन से अटैच जो सर्विस अकाउंट है, उसको मैं वो रिक्वायर्ड परमिशंस दे दूंगा। तो अब क्या करेगा वो बंदा, जब भी इस वर्चुअल मशीन के अंदर लॉग इन करके जो भी API कॉल्स करेगा, वो सक्सेसफुली उसका टास्क परफॉर्म कर सकता है यूजिंग दिस सर्विस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इस सर्विस अकाउंट पे वो परमिशंस, वो ऑथराइजेशन वगैरह सारी जो फंक्शनैलिटी है वो एडेड है। नेक्स्ट चीज आती है एक्सेस स्कोप। तो अगर तुम यहाँ पर होवर करोगे, बताएगा तुम्हें कि क्या एक्सेस स्कोप है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में सिक्योरिटी के लिए ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि भले ही तुमने परमिशन दे दिया सामने वाले को कि भाई तुम, सपोज अगर कोई बंदा है, राइट, और वो बंदा कलेक्टर है, मान के चलो, सपोज एग्जांपल है, ओके, और अगर सामने वाले बंदे को पता ही नहीं कि वो किस जगह का कलेक्टर है, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा अपने टास्क, या कैसे मैनेजमेंट कर सकता है? कोई सेंस बनता है क्या?
नहीं कर सकता ना, वो उसको पता ही नहीं उसको वो कहाँ का कलेक्टर है, तो वो कैसे करेगा, है ना। उसके परमिशन होने ना होने का कोई मतलब हुआ क्या? नहीं, राइट। तो इन द सेम मैनर सर्विस अकाउंट को तुम भले ही परमिशन दे के रखो, दैट इज ओके, बट उसके साथ साथ तुम्हें उसको एक्सेस भी देना पड़ता है, एक्सेस का स्कोप भी देना पड़ता है। अगर मैंने किसी बच्चे को 10 रुपए पकड़ा दिए और बोला कि जाओ तुम कुछ खा लेना, राइट, तो वो बच्चा उस 10 रुपए का यूज तभी कर पाएगा जब उसको पता होगा कि शॉप कहाँ पर है, राइट। तो वैसे ही हम यहाँ पर जो सर्विस अकाउंट होता है उसको सबसे पहले परमिशन देते हैं, और सेकंड चीज एक्सेस स्कोप में ये डिफाइन करते हैं कि तुम्हें इस सर्विस पे काम करने का एक्सेस है, स्कोप है, राइट। तो अगर मैंने इसको सर्विस अकाउंट को परमिशन दिया कि भाई तुम बकेट के साथ काम कर सकते हो, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एक्सेस स्कोप दूंगा। एक्सेस स्कोप में तुम यहाँ पर अगर नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पर बकेट स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज बकेट। अभी यहाँ पर रीड ओनली एक्सेस है। यहाँ पर अगर मैं रीड राइट या फुल एक्सेस दूंगा, देन एंड देन वो बंदा जो है उसके परमिशन के अकॉर्डिंगली काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। भले ही उसके पास परमिशन है बट वो काम नहीं कर पाएगा। समझ में आया दोनों कंसेप्ट, एक्सेस स्कोप एंड ऐसे? एक बार भैया और बताना। देखो, सर्विस अकाउंट हमें पता है कि इन प्लेस हम अगर नहीं है या हम मशीन के थ्रू दूसरे सर्विस को इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम वहां पर क्या डिफाइन करते हैं, सर्विस अकाउंट, करेक्ट। अब सर्विस अकाउंट भी कोई भी टास्क तभी परफॉर्म कर सकता है जब उसके पास रिक्वायर्ड परमिशन हो, करेक्ट। परमिशन नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता। क्लाउड में कोई भी एवं कोई भी काम नहीं कर सकता, उसको वो परमिशन चाहिए, वो ऑथराइजेशन चाहिए, करेक्ट। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले उस सामने वाले बंदे को परमिशन देते हैं, इस सर्विस अकाउंट को हम एक्सेस देते हैं। सर्विस अकाउंट को परमिशन दे दी मैंने। अब सर्विस अकाउंट को परमिशन देने के बाद इस एक्सेस स्कोप फंक्शनैलिटी के थ्रू मैं क्या करता हूं, इस सर्विस अकाउंट को बताता हूं कि भाई तुम्हें इस सर्विस के साथ काम करने का परमिशन है। समझ में? जैसे मैंने किसी बच्चे को 10 रुपए पकड़ाए और उसको बोला यहाँ पे शॉप है, जाओ और कुछ खरीद लो, तो इन द सेम मैनर इस सर्विस अकाउंट को परमिशन दिया मैंने और उसको एक्सेस स्कोप के थ्रू बताया कि आप इसके साथ काम कर सकते हो। देन एंड देन अगर ये दोनों चीजें इन प्लेस है, तभी तुम इस सर्विस अकाउंट का यूज करके उस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके भैया, अब समझ में आए ना चीजें। अभी हम डिफॉल्ट एक्सेस के थ्रू ही चलते हैं, ज्यादा छेड़ते नहीं इसको, है ना। अब यहाँ पर देखो कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक और फंक्शनैलिटी देता है इजी यूज के लिए, फायरवॉल रूल। तो देखो, इन जनरल जो वर्चुअल मशीन होता है उसको हम लोग वेब सर्वर की तरह ट्रीट करते हैं, वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो इन जनरल जो फायरवॉल रूल्स होते हैं, दैट इज टू फायरवॉल रूल्स। सेकंड वन इज एचटीटीपीएस। तो क्या होता है, जहां पर दो चेकमार्क दे रखे हैं उन्होंने, तो जैसे ही अगर मैं ये चेकमार्क अनेबल करता हूं, बैकएंड में क्या करता है, ये फायरवॉल रूल बना देता है हमारे लिए, नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देता है, ताकि कोई भी ट्रैफिक अगर आता है तो वो इस वीएम तक इस ट्रैफिक के थ्रू आ सके। उसके लिए हमें रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा है ना कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते। तो वो जो अलाउ है वो हम इसके थ्रू करते हैं यूजिंग फायरवॉल रूल। अभी हमारे लिए इन जनरल यूज केसेस के लिए उन्होंने दो फायरवॉल रूल यहाँ पर जनरल पर्पस के लिए डाल रखे हैं। हमें यूज होता है तो हम टिक करें, नहीं यूज होता नहीं करें, बट इन्होंने अभी लैब इंस्ट्रक्शन में बोला है कि हम वेब सर्वर एक्सेस चाहते हैं तो हमारे पास इन जनरल दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। फर्स्ट वन इज एचटीटीपी, सेकंड वन इज एचटीटीपीएस, राइट। तो वो हमें अलाउ करने के लिए यहाँ पर फंक्शनैलिटी दी है। तो यहाँ पर अगर मैं जाके देखूँ ना, तो यहाँ पर अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने चेक मार्क किया। अब यहाँ पर नेटवर्किंग वाला पार्ट अगर देखूँ ना मैं, तो मैंने तुम्हें बताया था क्लाउड के अंदर हम खुद का नेटवर्क बना सकते हैं और उस नेटवर्क के अंदर हम खुद के रिसोर्सेज बना सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर वो फंक्शनैलिटी आती है जहां से हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा फायरवॉल, कौन सा नेटवर्क में हमारा रिसोर्स बनेगा वगैरह सारी चीजें। और बाय डिफॉल्ट जब भी तुम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो, वहां पर पहले से एक डिफॉल्ट जो वीपीसी है वो क्रिएटेड होता है। दिस इज ऑल अप टू यू कि क्रिएट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में पूछते हैं, बट इन जनरल होता है।
ठीक है, डिफॉल्ट वीपीसी। तो जब हम वीपीसी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो और थोड़ा डीप डिग आउट करेंगे इसमें, राइट। डिस्क है, तो अभी तुम गौरव जिस चीज की बात कर रहे थे ना, एडिशनल डिस्क जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये बेसिकली वो डिस्क है, तो हम अटैच कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू भी। ओके, फिर उसके बाद अगर नीचे आते हैं सिक्योरिटी में, तो कुछ सिक्योरिटी के पैरामीटर भी इन्होंने दे रखे हैं, मैनेजमेंट में भी दे रखा है कुछ कुछ चीजें। तो सपोज अगर कैसा होता है कि जैसे ही अगर मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो, मैं कुछ चीजें जो है वो पहले से करे मैं चाहता हूँ, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया या समथिंग कुछ ऐसा कर दिया, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ऑटोमेशन का सेक्शन है ना, यहाँ पर स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया, सपोज अगर मेरे को nginx इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, apt get update apt get install nginx -y। तो ये बेसिकली क्या होगा, जैसे ही कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा, वो मेरे लिए पहले से nginx इंस्टॉल कर देगा। तो ये चीजें भी तुम कर सकते हो एज अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट। अभी हमें नहीं बोला इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पर क्लिक करो, क्रिएट करते हैं। वन मोर चीज कि हमने जो भी चीजें फिल आउट की इस पूरे प्रोसेस में, है ना, उसको अगर तुम्हें कमांड लाइन से करना है, तो पहले फिल आउट किया मैंने, यहाँ पर तुम देखोगे एक सेक्शन इक्विवेलेंट कमांड लाइन टूल, तो जस्ट क्लिक करो यहाँ पे। तो ये कमांड अगर मैं क्लाउड सेल से करता हूं या फिर मेरे कमांड लाइन से रन करता हूं, तो सेम वर्चुअल मशीन बनेगा जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी डिफाइन किया। तो तुम नेक्स्ट स्टेप में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम अगर पैरामीटर ना पास करें तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, बट एक्चुअल में पूरा कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों को जो सोच देखने वाली बात है या ध्यान रखने वाली बात है, वो स्टार्टिंग का बस ये कमांड जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट कमांड होता है अगर मुझे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर रहा, लेट्स क्रिएट वन वीएम। भैया सोल टेनेंसी मींस बताना। ओके, सोल टेनेंसी बेसिकली क्या होता है, अब कैसा होता है, कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, राइट, जैसे मैंने तुम लोगों को प्राइवेट क्लाउड पढ़ाया था, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो पूरा रैक होता है वो पर्टिकुलर एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, उसमें और किसी का नहीं रख सकते, राइट। तो अगर तुम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर भी वो फंक्शनैलिटी चाहते हो कि पूरा का पूरा रैक जो है वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही रहे, रिजर्व, प्राइवेट एकदम, राइट, तो वो सोल टेनेंट नोड जो होते हैं उनके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो वीएम आगे स्पिन अप होने वाला है वो उसी रैक में स्पिन अप होना चाहिए जो हमने डिफाइन कर रखा है। मतलब एक हार्डवेयर ही हम अपने आप को असाइन कर लेते हैं पूरा। यस यस यस, और उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा रहती है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो ये हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया। अब हमें बोला है एसएसएच फंक्शनैलिटी, मतलब एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल होस्ट। अगर हमें लिनक्स वीएम्स को कनेक्ट करना है रिमोटली, तो हमारे पास एसएसएच एक मेथड अवेलेबल है। अगर मुझे विंडोज वीएम को कनेक्ट करना है, तो वहां पर होता है आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये सब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है जिनके थ्रू हम रिमोट जो मशीन्स होते हैं हमारे, रिमोट जो रिसोर्सेस होते हैं उनको एक्सेस करते हैं। सो लेट्स एसएसएच करते हैं। मैंने एक विंडोज वीएम बना लिया है, राइट, विंडोज बोलता हूँ, उबंटू का वीएम, लिनक्स वीएम बेसिकली, है ना। अब उसके अंदर जाके कनेक्ट करते हैं। अब मेरा डेटा सेंटर के अंदर एक वर्चुअल मशीन स्पिन अप हो गया, अब मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब तुम समझ सकते हो कि मेरा एक पर्सनल लैपटॉप किसी डेटा सेंटर पे स्पिन अप हो गया। देखो सेम फंक्शनैलिटी है, मैं mkdir कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मुझे कोई फाइल बनानी है सपोज अभी नाम की, मैं कर सकता हूँ ये चीज। देखो एक अभी नाम की फाइल बना दी मैंने, है ना। तो जो अगर तुम लिनक्स के साथ फेमिलियर होगे, तो जो भी चीजें तुम खुद के लैपटॉप, लिनक्स लैपटॉप पे कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। चलो देखते हैं इन्होंने क्या करने बोला आगे। इन्होंने बोला एक nginx का वेब सर्वर इंस्टॉल करो। तो ये पहला कमांड है sudo su हाइफन। अब ये sudo su हाइफन बेसिकली क्या करता है पता है क्या, तुम्हें रूट यूजर बना देता है। अभी देखो, अभी जो इससे पहले मेरे यूजर का नाम था स्टूडेंट 00 समथिंग समथिंग, अभी मैं क्या बन गया, रूट, मतलब एडमिन यूजर, ठीक है। ये लिनक्स का कमांड है बेसिकली। अब उसके बाद सेकंड इन्होंने क्या बोला, सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। हम भी अपने लिनक्स लैपटॉप पे करते हैं ये चीज, राइट, sudo apt get update। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे nginx, तो apt get install nginx। चलो कॉपी किया मैंने,
यहाँ रख दिया, हिट किया, ये -y फ्लैग जो है डाला था यहाँ पे। बेसिकली ये कमांड क्या कर रहा है, इंजनएक्स इंस्टॉल कर रहा है हमारे लिए। -y फ्लैग इसलिए लगाए हैं हम लोग, जैसे वो प्रॉम्प्ट करता है ना, ये चीज इंस्टॉल करना है, यस या नो बताओ, तो बाय डिफॉल्ट वो यस ही रहे, इसीलिए हम -y फ्लैग यूज करते हैं। तो अगर तुम लिनक्स के साथ फेमिलियर हो गए या यूज करते होगे, राइट, तो वहां पर तुम देखना कि कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली, तो वहां पर वो पूछता है इतने MB का डाउनलोड होने वाला है, आप करना चाहते हैं क्या, वाई क्लिक करो फिर इंटर करो, या फिर हम वो बार बार नहीं करना चाहते तो -y देते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो इंजनएक्स इंस्टॉल हुआ है सक्सेसफुली, आई थिंक हो गया, ठीक है, वो प्रॉपरली चल रहा है क्या। तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो रूट यूजर के थ्रू हमारा इंजनएक्स जो है वो चल रहा है और ये सर्व कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप क्या करो, एक्सटर्नल IP एड्रेस को हिट करो, तुम्हें दिखेगा वेबसाइट इंजनएक्स का डिफॉल्ट पेज। अगर इसमें कोई चेंजेस भी करने हैं तो कर सकते हैं हम लोग। तो लेट्स सी, जस्ट यहाँ से कभी क्लिक नहीं करना, थोड़ा सा बग है यहाँ पे, जस्ट कॉपी और नया टर्मिनल ओपन कर लेना, ठीक है, और हिट करो। देखो इंजनएक्स का बाय डिफॉल्ट पेज। अब मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पर वेलकम फ्रॉम अभिषेक लिखेंगे। चलो ये कैसे करते हैं, कस्टमाइजेशन लैब के हिसाब से तो कोई भी चलेगा, राइट, है ना। चलो कुछ टाइम बचेगा तो अपन आगे बताता हूँ, मैं उसको चेंजेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने GUI से बनाया वर्चुअल मशीन, अब क्या करेंगे, हम कमांड लाइन से VM कैसे बना सकते हैं। तो मैंने तुम्हें याद करने वाली बात और इंटरेस्ट की बात बताई थी स्टार्टिंग का कमांड, जब हम इक्विवेलेंट देख रहे थे, क्या बोला था, gcloud compute instances create कमांड होता है कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, करेक्ट, बताया था ना ये चीज। हाँ तो जी। अभी हम GC lab 2 नाम का एक VM बनाएंगे, जिसका मशीन टाइप रहेगा N1 स्टैंडर्ड 2, ठीक है, और उसका जोन रहेगा US सेंट्रल 1F। देखो बहुत सारी चीजें हमने फिल आउट की, तो वो यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, राइट। तो ये फायदा होता है तुम्हारे CLI का, इसमें बहुत लिमिटेड पैरामीटर्स ही फिल आउट करो, कोई टेंशन नहीं, राइट, और ये फास्टर होता है। जस्ट एक कमांड बनाया, चलाया, हमारा वर्चुअल मशीन रेडी। और वहां पर अगर मैं GUI से कर रहा था, कितनी सारी चीजें फिल आउट करने की जरूरत पड़ी, राइट, मैंने नेम डाला, देन वो डाला, अलग अलग सारी चीजें फिल आउट करने की प्रॉब्लम होगी, राइट। तो हमेशा याद रखना, CLI जो है वो ज्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू GUI, और इंडस्ट्री में CLI प्रेफरेबल होता है एज कम्पेयर टू GUI, ठीक है। तो ट्राई करना, तुम अंडरस्टैंड करो कमांड्स को, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम G-Cloud के कमांड बनाते हैं। सो जस्ट मैंने पेस्ट किया, अब हिट करता हूँ। ये कमांड क्या करेगा, हमारे लिए ऑथराइज कर देते हैं। देखो ये API कॉल करने के लिए ऑथराइज मांग रहा है, मतलब परमिशन मांग रहा है कि मैं बनाने API कॉल करूँ कि नहीं, जाऊं कि नहीं, और इंटरेक्ट करूँ कि नहीं API से, ताकि वर्चुअल मशीन क्रिएट हो सके। हो गया, देखो जस्ट एक हिट किया मैंने, मेरा एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया, जिसका नाम है GC Lab 2। अभी ऊपर तुम देखोगे यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन दिख रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा मेरे को 2 वर्चुअल मशीन लगेंगे। दूसरे वर्चुअल मशीन का नाम क्या होगा, GC Lab 2। चलो रिफ्रेश करते हैं, देखो दूसरा VM आ गया, US सेंट्रल 1F में ही है, हमने यही पास किया था, राइट। तो ये चीजें हैं, समझ में आया, क्लियर हुआ, कमांड लाइन से कैसे बनाते हैं और GUI से कैसे बनाते हैं। चलो अब कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, राइट। अब मेरा इस VM के अंदर इंजनएक्स का सर्वर रनिंग है, करेक्ट। तो हम जब तुम इंजनएक्स थोड़ा पढ़ोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो उसका एक ना बाय डिफॉल्ट पेज होता है, जो जो तुम्हारा ये वेब पेज सर्व कर रहा है, सॉरी, ये पेज जो सर्व हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डिफाइन होगा तब ना यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि कोई वेबसाइट हम देखते हैं, उसका जो कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा तब ना हमें दिख रहा है, करेक्ट। तो अगर जब भी तुम कोई भी इंजनएक्स का सर्वर या फिर कोई भी वेब सर्वर बनाते हो, तो उसका ना एक बाय डिफॉल्ट लोकेशन होता है, वहां पर उसके स्टैटिक कंटेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस लोकेशन को थोड़ा एडिट करेंगे और चेंजेस करेंगे। तो वो लोकेशन है हमारा CDETC स्लैश वेर, एक मिनट ना, आई थिंक स्लैश वेर स्लैश www स्लैश HTML, ये फोल्डर होता है। यहाँ पर तुम देख रहे हो इंडेक्स डॉट इंजनएक्स डेबियन HTML लिखा है, इसको मैं एडिट करूंगा। ये VI एक एडिटर है, जैसे तुम लोग नोटपैड यूज करते हो ना,
इन द सेम मैनर ये भी एडिटर है लिनक्स के अंदर, टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पर देखो वेलकम टू इंजन लिखा है, वो सारे कंटेंट लिखे हैं जो एक्चुअल में वहां पर सर्व हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, वेलकम टू इंजन को एडिट करके मैं बताता हूँ वेलकम फ्रॉम अभिषेक, ठीक है। नीचे की चीजें अभी सेम रख देते हैं, ठीक है। ओके, सो स्किप करो, इसको सेव करो, राइट। और अब क्या करेंगे, मेरे जो इंजनएक्स है उसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, रिस्टार्ट इंजनएक्स, स्टार्ट कर दिया सर्विस को मेरे, राइट। अब अगर मैं वेब पेज पे जाके देखूंगा मेरा कंटेंट सर्व हो रहा होगा, देखोगे। चलो अभी देखो क्या दिख रहा है, वेलकम टू इंजनएक्स। अभी जैसे ही रिफ्रेश किया अभी आ जाएगा, ओ सॉरी टाइटल में आ गया ये सॉरी सॉरी, ये दिख रहा है तुम लोगों को टाइटल के ऊपर, सॉरी मैंने गलत एडिट कर दिया, एक मिनट नीचे का कंटेंट ये वाला है वो एक मिनट मैं कर देता, ये वेलकम फ्रॉम अभिषेक, ठीक। सो इसको एग्जिट करो, ये किया मैंने। देन उसके बाद सर्विस को रिस्टार्ट करो, हो गया रिस्टार्ट। एंड नाउ लेट्स सी, अभी दिख रहा है वेलकम टू इंजनएक्स। लेट्स रिफ्रेश, ये बोलेगा वेलकम फ्रॉम अभिषेक। तो अगर तुम खुद का भी वेबसाइट ऐसे होस्ट करना चाहते हो सर्वर को, और अगर अभी तुम लोग भी चाहो, राइट, तो मैं ये आईपी तुम लोगों को भी देता हूँ, राइट, चैट पे। तुम लोग जस्ट जाओ और अपने ब्राउजर पे ये हिट मारो, तुम्हें वो पेज सर्व होगा। तो ऐसे ही अगर तुम्हारा खुद का कोई कंटेंट है, खुद का एक वेबसाइट तुमने पहले क्रिएट कर रखा है, जस्ट गो एंड डू द सेम। जस्ट एक इंजनएक्स का फाइल, इंजनएक्स इंस्टॉल करो, फिर उसका जो स्टैटिक फाइल का पाथ बताया मैंने, /var/www.html, वहां जाओ, अपने कंटेंट डालो, अपना वेब पेज का डेटा डालो, तुम्हारा जो वेब सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो गया, तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारी वेबसाइट दिखेगी। गॉट इट? हाँ जी उस भैया। दिमाग में सीख आ रहा है कि तुम खुद का भी प्रोजेक्ट ऐसे बना सकते हो। ओके भैया। क्लियर? सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यार, है ना। तो जस्ट Okay. कंप्लीट करते हैं।